नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम दिग्गज नेताओं की नींद जो है वो गायब हो चुकी है। रत जगह चल रहा है इस समय। क्यों, इसको जानेंगे। साथ ही साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का तो ठीक, अखिलेश क्यों घबराए हुए हैं। उनको ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। भाई, उनके लिए तो कहा ही जा रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में उनकी जो सियासी जमीन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है, और ख़ास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तो उन्हें तो कायदे से खुशफहमी में रहना चाहिए। लेकिन वो घबराए हुए हैं, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। तो उसका क्या कारण है वो अभी जानेंगे। लेकिन पहले बीजेपी में आते हैं कि साहब बीजेपी में क्या हुआ है, और इसे समझने के लिए कहाँ चलना होगा? नितिन नबीन के पास। अब नितिन नबीन के पास क्यों? देखिए, जब बीजेपी में इस बात की चर्चा हो रही थी कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, और वो तय होने में 1.5-2 साल लग गया, और जब नाम नितिन नबीन का आया तो बहुतेरों का एक तरह से कहा जाए कि सपना टूट गया, क्योंकि अध्यक्ष तो वो बनने जा रहे थे। दूसरी बात जो चौंकाई सबको वो ये कि साहब महज 45 वर्ष का व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन यहां से जो संदेश गया उसको डिकोड नहीं कर पाए बीजेपी के तमाम नेता कि क्या पीएम कहना चाह रहे हैं, और दरअसल जो वो कहना चाह रहे हैं वो अब लागू करने जा रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र जब 45 साल है तो अब जो तमाम नेता भाजपा में होंगे, कैबिनेट में होंगे, उन सब की आयु जो है वो 45 से 50 के आसपास होने जा रही है। इसी बात का संकेत पीएम ने दिया, लेकिन उसको तब डिकोड नहीं किया गया। तो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जो गाज गिरी उसके जरिए बड़ा लाउड एंड क्लियर कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा अपने आप को ये मानकर चल रहे थे कि साहब हम दतिया में जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद बीजेपी का आला कमान घुटने टेक देगा। लेकिन ये बीजेपी का आला कमान है, ये घुटने टेकता नहीं, आपके घुटने टेकवा देता है। और यही हुआ, दतिया में उपद्रव हुआ और भोपाल जाते जाते नरोत्तम मिश्रा एक अनुशासित कार्यकर्ता में बदल गए। तो वो जो संदेश है वो संदेश हर उस खास के लिए है जिसको ये लग रहा है कि अगर वो बीजेपी से हिला तो बीजेपी धड़धड़ा कर गिर जाएगी। साहब, कल्याण सिंह के चले जाने से बीजेपी का कुछ नहीं हुआ। उमा भारती ने एक दौर में पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी वहीं खड़ी रही। तो इसलिए ये मानना कि हम चले जाएंगे तो बीजेपी हिल जाएगी, तो ऐसा स्वप्न जो लोग पाले बैठे हैं उनको बड़ा साफ संदेश दिया है। किसने? बीजेपी के आला कमान ने नरोत्तम मिश्रा का न सिर्फ टिकट काट कर, बल्कि नरोत्तम मिश्रा जो कुछ कर रहे थे या करवा रहे थे, जो भी था, जो कुछ भी हो रहा था दतिया में, उसके जरिए यही बात बन रही थी कि साहब आला कमान को झुकना पड़ेगा। तो वो बहुत क्लियर बता दिया गया कि जो तय हो गया है वो तय हो गया है, और जितवा कर भेजिए आशुतोष तिवारी को। यह संदेश सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को नहीं है, यह संदेश हर उस ऊंची नाक वाले को है जिसको लगता है कि बीजेपी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती है। और यह ध्यान रखिएगा कि ये जो कदम उठाया गया है, ये कदम इस बात का संकेत है कि बीजेपी में कामराज प्लान लागू होने जा रहा है। यूं तो कामराज प्लान जो है नेहरू ने बनवाया था। वो कहा जाता है कि वो इसलिए बना था ताकि इंदिरा गांधी को स्थापित किया जा सके, और उन्हीं को स्थापित करने के लिए तमाम जो दिग्गज नेता रहे उनको बुला लिया गया। कहाँ? संगठन में, कि संगठन कमजोर हो गया तो आप लोग यहां आइए और नए लोगों को आगे बढ़ाइए। तो अब यहां किसको स्थापित करने के लिए कामराज प्लान आएगा? आपके जहन में यह सवाल उठेगा। बीजेपी को स्थापित करने के लिए, आगे के 50 साल के लिए। क्योंकि बीजेपी में तो कोई परिवार है नहीं कि साहब इनका परिवार है, इसी को प्रधानमंत्री बनना है।
यहां तो बड़ा स्पष्ट है, जिसको संगठन चाहेगा, जिसको जनता चुनेगी, वही जो है सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा। तो उस लिहाज से आप ये कहें कि यहां पर कई सारे लोग जाएंगे और सबका जो है असेसमेंट होगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उस बाबत असेसमेंट है। इसी तरीके से तमाम दिग्गज नेता जिनको लगता है कि उनकी कुर्सी का पाया नहीं हिल सकता है, उनकी नींद उड़ गई नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से। अब उनको लग रहा है कि साहब हमारा भी नंबर आ सकता है। हर आदमी, मतलब मैं आदमी न कहूं, मैं बीजेपी के दिग्गज इस कानाफूसी में लगे हुए हैं कि साहब हम बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का तो टिकट कटा ही, उसके पहले भूपेंद्र यादव के सहयोगियों पर गाज गिर चुकी है और पीएम का ये अल्टीमेटम जा चुका है कि अपने अपने सहयोगियों को देख लो, ठीक है, और नहीं देख पाओगे तो हम देखेंगे, जैसा हमने भूपेंद्र यादव का देखा। और देखिए, ऐसा नहीं है, पहले भी कई सारे इस तरह से अधिकारी हटाए गए हैं, लेकिन अब की बार मामला थोड़ा अलग है। और उस अलग होने की वजह, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से लाया गया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, कायदे से तीसरी पीढ़ी का प्रेसिडेंट होना चाहिए था, यानी भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इनकी जो पीढ़ी है, लेकिन नहीं साहब, चौथी पीढ़ी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि तीसरी पीढ़ी के रिटायरमेंट का दौर है ये। उसमें आप जिसको भी सोच सकते हैं सोचिए, सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, बोलने में अपने को दिक्कत है तो अपन बोलेंगे नहीं, लेकिन तीसरी पीढ़ी के तमाम दिग्गज निपटेंगे, इस बात का डर उनको है। और ये मानकर चलिए, अगर कोई इस मुगालते में हो, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक शीर्ष पर है तब तक बीजेपी चमत्कार करे, उसके बाद के लिए लीडरशिप तैयार की जा रही है। जी साहब, अभी तो पीएम है, उसके बाद कौन? तो इसलिए ये आप मान कर चलिए कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, निशाना तो उन तमाम लोगों पर है जो कुर्सी से 8-8, 9-9 साल से चिपक कर बैठे हुए हैं। एक ही दूसरी चर्चा जो राजनाथ सिंह को लेकर चल रही है, उसमें जान लीजिए कि बहुत मामला ठीक नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो चीजें लेकर पीएम चल रहे हैं, एक महिला आरक्षण जिसको उनको लागू कराना है, और दूसरा जो आप ये कहें कि उनका एजेंडा है वो ये कि जो आधी आबादी है और आधी आबादी के साथ जो दलित, पिछड़ा, वंचित तबका है, उसको राजनीति में क्या देना है, उचित प्रतिनिधित्व देना है। उस लिहाज से चर्चा तो ये भी हो रही है कि द्रौपदी मुर्मू को दोबारा दोहराया जा सकता है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू को, माफ करिएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं इसलिए उनका नाम इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दोबारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसकी संभावना है। तो इसलिए ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि तब क्या राजनाथ सिंह बने रहेंगे रक्षा मंत्री? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल आप एक तरह से कहें कि इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पहले डिप्टी पीएम वाली चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो ये कि पीएम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो जब पीएम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो फिर अभी फिलहाल राजनाथ सिंह के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है, उसका मतलब यही होता है। तो ये चीजें हैं साहब। अब आते हैं इस पर कि अखिलेश काहे परेशान है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उस दावे पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो परेशान हो जाएगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिसने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया उसकी पार्टी टूटी। टीएमसी का उन्होंने उदाहरण दिया, सही उदाहरण है। अप्रैल में देखिए लोग कहाँ खड़े थे। उद्धव ठाकरे का उन्होंने उदाहरण दिया, एकदम से उदाहरण दिया, उद्धव ठाकरे भी नहीं थे और अखिलेश यादव भी नहीं थे।
तो ये देखिए, कहा जाता है ना कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे वो काम करवा रहे हैं जो बीजेपी नहीं कर पाती। मतलब किससे? ओम प्रकाश राजभर से। आप देखिए कि जन संवाद कार्यक्रम था ओम प्रकाश राजभर का, उस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि आप देखिएगा 22 जुलाई तक इनकी पार्टी टूट जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओम प्रकाश राजभर के जरिए यह संदेश दिलवाना चाह रहे हैं कि भाई हम बिल ला रहे हैं, इसका समर्थन कर दीजिए। और नहीं तो उधर ओम प्रकाश राजभर बैठे ही हैं रोज बताने के लिए कि आप टूट रहे हैं। इतना बार बोल देंगे ओम प्रकाश राजभर कि समाजवादी पार्टी के सांसदों को ही संदेह हो जाएगा कि भैया पता नहीं पार्टी बची रहेगी नहीं बची रहेगी, चलो एक एक करके निकल लेते हैं। वैसे ही जैसे अभिषेक बनर्जी पर ही अंडा पड़ा था कि पूरी पार्टी टूट गई। तो यहां मसला अंडे वाला तो नहीं है, लेकिन मसला यह है कि रोज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं टूट जाएगी टूट जाएगी टूट जाएगी। तो होता है ना कि फिर सांसद को भी लगता है यार ऐसे कैसे ओम प्रकाश राजभर रोज तो ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है जो पक रहा है। तो कहीं वो अंडे वाला हाल ना हो जाए कि एक अंडा उधर गिरा तो पूरी पार्टी टूट गई, तो रोज कहते कहते ओम प्रकाश राजभर के सांसदों में ये संदेह ना हो जाए कि सही में टूट रहा है, तो सब संपर्क करने लगे। तो इसलिए एक तरह से कहा जाए कि ये संदेश दिया जा रहा है अखिलेश यादव को कि भाई बिल का समर्थन कर लिया, हमें आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो संकेत और संदेश अखिलेश यादव कितना डिकोड कर पाए हैं ये तो अपने को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव का परेशान होना स्वाभाविक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।